नमस्कार। आज की चर्चा में जमानत के प्रावधानों के संबंध में चर्चा करेंगे। जमानत और बंधपत्र के प्रावधानों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 33 में प्रावधानों का वर्णन किया गया है। जमानत के संबंध में जब बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरचरण सिंह और अन्य विरुद्ध स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 179 और संजय चंद्रा विरुद्ध सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन 2012 क्रिमिनल जनरल 702 सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जरूरी हो जाती है। इन दो केसों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बताया है कि जमानत के संबंध में किन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए और जमानत एक अधिकार है। अब हम चर्चा करते हैं कि जमानत की बात क्यों आती है। जमानत अर्थात बेल की ज़रूरत तब होती है जब किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है या गिरफ्तार करना चाहती है। यदि उसको गिरफ्तार कर लिया है तो वो पुलिस अभिरक्षा में होता है या न्यायालय की अभिरक्षा में होता है। उस स्थिति में उसकी स्वतंत्रता के लिए और वह मामले में पेशी पे उपस्थित रहेगा, गवाह प्रभावित नहीं करेगा, इस तरीके की जो ज़रूरतें होती हैं उनकी पूर्ति के लिए कि वो मामले के विचारण की सुनवाई में उपस्थित होगा, उससे जमानत की बात होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में जमानती अपराध की बात बताई गई है। अपराध जमानती होते हैं या अजमानती होते हैं। भारत में मुख्यतः भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों की बात होती है और अन्य आपराधिक मामलों की बात होती है। जमानती अपराध के आरोपी को कानूनन जमानत पाने का अधिकार कानूनी रूप से है। तो जब किसी अपराध के मामले में पुलिस को जांच के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की ज़रूरत होती है और वो गिरफ्तार करती है, तो पुलिस जांच के दौरान उस व्यक्ति को जमानत पर मुक्त करने के लिए बाध्य है। और जब उसके खिलाफ मामले में जांच में अपराध प्रमाणित होता है और मामले में पुलिस के द्वारा अदालत में अभियोग पत्र पेश किया जाता है, तो उसे पुलिस द्वारा इत्तला दी जाती है और संबंधित व्यक्ति सूचना पर निश्चित तिथि समय पर अदालत में उपस्थित होता है और पुलिस चालान पेश करती है। तब अदालत के द्वारा जरूरी पूछताछ के बाद सामान्यतः अभियुक्त को जमानत का आदेश किया जाता है कि कितनी राशि की जमानत किन शर्तों के साथ वो पेश करे तो उससे जमानत की सुविधा होगी। यहाँ जमानत के संबंध में अभी बताना उचित होगा कि जमानत का अभिप्राय यह होता है कि अदालत में जब कोई आरोपी को किसी मामले के निराकरण के लिए निरुद्ध नहीं रखा जाता और उसे जमानत दी जाती है, तो कोई व्यक्ति जिसके पास अचल संपत्ति हो तो वह अदालत को यह एक वचन देता है कि वह संबंधित आरोपी को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रखेगा और जो शर्तें होती हैं उनका पालन करेगा। और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके द्वारा जो जमानत का बंद पत्र जमानतनामा पेश किया जाता है तो उतनी राशि सरकार के पक्ष में राजसात हो जाएगी और वह व्यक्ति उतनी राशि देने के लिए बाध्य है। यही स्थिति अभियुक्त के लिए होती है, वो जो बंद पत्र देता है और यदि वह उस शर्तों का उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में वह जमानत की राशि के लिए देनदार हो जाता है। ये सामान्य बात है। बाकी चर्चा आगे करते हैं कि अजमानती अपराध में अपराधी की जमानत के संबंध में क्या स्थिति होगी।
अजमानती अपराध में यदि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आशंका हो, तब ऐसी स्थिति में कोई ज़रूरी नहीं है कि अपराध दर्ज कर लिया गया हो। यदि अपराध दर्ज नहीं भी किया गया है तो उस दशा में भी संबंधित व्यक्ति अदालत से अग्रिम जमानत के लिए आग्रह कर सकता है। अग्रिम जमानत के लिए जो आग्रह किया जाता है वो सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय में किया जाता है, और विशेष स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से आवेदन किया जाता है। अग्रिम जमानत के संबंध में विस्तृत चर्चा अगली चर्चा में करेंगे। आज की चर्चा में नियमित जमानत अर्थात जब कभी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है, उस स्थिति में उसकी जमानत के संबंध में क्या प्रावधान है, इन पर ध्यान देते हैं। कानूनी स्थिति यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में प्रावधान किया गया है कि 10 वर्ष तक की सजा के मामले में अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में बंद करने के 90 दिन के अंदर अभियोग पत्र प्रस्तुत न होने पर, जबकि अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय है, और अन्य अपराध के संबंध में 60 दिन की अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त जमानत देने को तैयार है तो उसे जमानत पर मुक्त किया जा सकता है। अर्थात जब आरोपी को जेल में भेज दिया गया है उस दिन से इसकी गणना की जाती है। अर्थात मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास के मामले में ये अवधि 90 दिन की है और अन्य अपराध के मामले में 60 दिन की है। यदि व्यक्ति जेल भेजा जाता है उस दिन से 90 दिन के अंदर पुलिस उस मामले में अभियोग पत्र पेश नहीं करती है तो व्यक्ति को जमानत पे छोड़ा जाएगा, यदि व्यक्ति जमानत देने को तैयार है। यहाँ उल्लेख करना जरूरी है कि अन्य मामलों में अर्थात अन्य विधि के तहत अपराधों में जैसे एनडीपीएस है या अन्य कोई मामले हैं, उस मामलों में विशेष कानून होता है और उनमें जो अवधि जांच के लिए नियत हो 120 दिन या और ज़्यादा, तो उन प्रावधानों के तहत जमानत के संबंध में विचार किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि छोटे मामलों में सामान्यतः मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामला पेश होता है और मजिस्ट्रेट धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो अपराध संज्ञेय होते हैं और जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है, तो सामान्यतः उन मामलों में अभियुक्त को जमानत दे देते हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, स्त्री, रोगी या शिथिलांग व्यक्ति को किसी अन्य विशेष कारणों से भी जमानत पर छोड़ने का अदालत को अधिकार है। अब हम चर्चा करते हैं, जो चर्चा का मुख्य भाग है धारा 439 के तहत, जिसमें गंभीर से गंभीर अपराध में भी सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय जमानत पे आरोपी को मुक्त करते हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय को कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है, अर्थात सेशन न्यायालय द्वारा जब जमानत का आवेदन खारिज किया जाता है तो हाई कोर्ट में जो जमानत आवेदन लगता है वो भी धारा 439 के तहत लगता है। एट्रोसिटीज एक्ट अर्थात SC/ST एक्ट के मामलों में विशेष न्यायालय से आवेदन खारिज होने पर हाई कोर्ट में अपील होती है। उसके संबंध में एट्रोसिटीज़ के संबंध में जब हम चर्चा करेंगे तब विस्तृत चर्चा करेंगे। सामान्य जानकारी के लिए मैंने बताया। अब चर्चा करते हैं जमानत के मामलों में सुनवाई के लिए क्या होता है। जमानत के मामलों में जो धारा 439 के तहत सत्र न्यायालय में पहले पेश किए जाते हैं, तो उसमें जो आवेदन होता है, जब मुलजिम जेल में होता है तो उस पर कोई न्याय शुल्क नहीं लगता है। आवेदन सामान्यतः 3 कापी में तैयार कराते हैं। एक कापी अदालत में पेश होती है और एक कापी एक्स्ट्रा दी जाती है जो कि लोक अभियोजक को सूचना के लिए होती है।
मामले में अगर जांच चल रही है तो अदालत केस डायरी बुलाती है, और यदि अभियोग पत्र पेश हो गया है तो मामला बुलाती है, और उसके बाद दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आदेश होता है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेशन न्यायालय में जो भी मामला होता है उसमें जमानत के मामले में सुनवाई के पहले लोक अभियोजक को सूचना देना जरूरी होता है। यदि किन्हीं विशेष स्थितियों में लोक अभियोजक को सूचना नहीं दी जा रही है तो जज साहब को उसके कारण लिखने पड़ते हैं कि ऐसी सूचना देना क्यों संभव नहीं है। अब हम विचार करते हैं जो महत्वपूर्ण बात है, जमानत आवेदन कैसा होना चाहिए और अदालत उस पर किस तरीके से विचार करती है। जमानत आवेदन के संबंध में वर्तमान समय में जो प्रचलन है उसमें ये देखने में आया है कि गंभीर मामलों में ऐसा मान लेते हैं लोग कि सेशन न्यायालय जमानत नहीं देगा, किंतु ऐसा नहीं है। सेशन न्यायालय को जमानत देने का पूरा अधिकार है, और जमानत आवेदन व्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा होता है। उस पर गंभीरता से विचार करके कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है, उसे साधारण रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। जब सेशन कोर्ट में आवेदन लगाया जाता है, भले उसमें जमानत ना हो, परंतु महत्वपूर्ण आधारों को लिखा जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, अभियुक्त के बारे में क्या स्थितियां हैं और वह किस तरीके से जमानत का पात्र है। सामान्य रूप से इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं कि जमानत के संबंध में अदालत किस तरीके से विचार करती है। जमानत के संबंध में अदालत देखती है कि अपराध कौन सा है, अर्थात अपराध के बारे में दंड का क्या प्रावधान है। इसके बाद अदालत देखती है कि उस संबंधित मामले में साक्ष्य का स्वरूप क्या है। मान लो हत्या का मामला है तो उसमें कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है कि नहीं है, किस तरीके के हथियार से हत्या की गई है, किस तरीके की चोटें पहुंची थी, और वो हथियार जब्त हुआ है कि नहीं, हथियार पे खून है कि नहीं, और परिस्थितियाँ कि वास्तव में जिन व्यक्तियों के नाम अपराधी के रूप में बताए हैं उनके संबंध में साक्ष्य की क्या स्थिति है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात होती है, सबसे ज़रूरी कि जो भी अभियुक्त है वो मामले की सुनवाई के दौरान या पुलिस की जांच के दौरान समय पर उपस्थित होगा कि नहीं, यह महत्वपूर्ण चीज़ है। और साथ ही यह भी देखा जाता है कि उसके द्वारा मामले में जो भी गवाह हैं उनको बिगाड़ने की कोई संभावना तो नहीं है। और उस तरीके के मामलों में जमानत देने से जनता पर क्या प्रभाव होगा और राज्य की बृहत लोक नीति और समाज पर क्या प्रभाव होगा, इन सब बातों को अदालत ध्यान में रखती है। और अभियुक्त के संबंध में जो विशेष परिस्थिति होती हैं उनको जमानत के आवेदन में स्पष्ट करना ज़रूरी होता है कि जैसे मामले की परिस्थिति में मौके पर अभियुक्त की उपस्थिति नहीं बताई गई, एफआईआर में उसका नाम नहीं है, उसकी फरियादी पक्ष से कोई बुराई थी या गवाहों से बुराई थी, उन्होंने उसका नाम लिखा दिया, और अभियुक्त की नाबालिग है या वृद्ध है या सरकारी नौकरी में है, वो उस समय मौके पे नहीं था, और अपराध में उसकी कैसी भूमिका है, और इन स्थितियों में मामले की सुनवाई में समय लगेगा। तो इन मुद्दों पर आवेदन में लिखा जाना चाहिए और विचार के समय बहस में ये बातें रखनी चाहिए। यदि अभियुक्त पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो यह बात बताई जानी चाहिए, वो कोई सरकारी नौकरी में है तो वह चीज़ बताई जानी चाहिए, वह घटना के समय कहीं अन्य था तो वह दस्तावेज जो महत्वपूर्ण हों वो बताए जाने चाहिए, वह बीमार है या अन्य कोई स्थितियां हैं तो उनके संबंध में प्रमाण पेश किए जाने चाहिए। यह महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और एक बार जमानत खारिज होने पर दोबारा जमानत के लिए जब तक कोई परिस्थितियां ना बदलें तब तक उसमें महत्वपूर्ण आधार चेंज ना होने पर जमानत की कोई संभावना नहीं होती है। हाँ, सत्र न्यायालय द्वारा जमानत खारिज होती है तो उच्च न्यायालय
संपूर्ण मुद्दों पे सुनवाई करती है और मेरिट पर जमानत करती है। और महत्वपूर्ण बात यही है कि पूरे आधार के साथ जमानत के आवेदन की कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार अदालत ऐसा आदेश कर देती है, अभी जो देखने में आ रहा है हाई कोर्ट के द्वारा, कि कुछ गवाह हो जाएंगे उसके बाद विचार किया जाएगा। तो ये ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब अपराधी गिरफ्तार हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी के कितने दिन हुए हैं और प्रकरण की सुनवाई में क्या स्थिति है, ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अब बात आती है कि जब एक बार आवेदन खारिज हो जाए तब क्या होता है। तब दोबारा कुछ परिस्थितियों के बदलने पर अभियुक्त फिर से जमानत का आवेदन कर सकता है। जैसे गवाह होने के क्रम में गवाह अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करते या गवाह पेशियों पर नहीं आते, जानबूझकर मामले को लंबा रखते हैं, तो ऐसी स्थितियों में उसे जमानत के संबंध में आवेदन करने पर अदालत विचार करती है। अब बात आती है कि कोई विशेष परिस्थितियों में क्या कुछ समय के लिए अर्थात इंटरिम जमानत का क्या प्रावधान है। तो इस संबंध में अलग से कोई प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है, किंतु न्यायालय द्वारा विशेष परिस्थितियों में अपराधी को 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन की जमानत की सुविधा दे दी जाती है। जैसे कि अपराधी बहुत गंभीर बीमार हो और संबंधित अस्पताल में उसका उपचार नहीं हो, उसे अन्य कहीं से उपचार की ज़रूरत के लिए डॉक्टर रेफ़र करने की सलाह दे रहे हों, या पुत्री का विवाह करना हो, या घर परिवार के माता पिता किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो तो उनकी अंत्येष्टि और अन्य कार्यक्रमों के लिए वह जमानत के लिए आवेदन करता है, तो इस पर अदालत विचार कर उसे जमानत दे देती है। अब बात आती है कि उच्च न्यायालय में भी जमानत नहीं हो तो फिर क्या होता है। तो इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन पेश करनी होती है, जिसके माध्यम से जमानत की कार्रवाई की जाती है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब सत्र न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज हो जाता है तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उच्च न्यायालय को आवेदन के साथ लगानी पड़ती है। बाकी प्रक्रिया जैसी सत्र न्यायालय में होती है वैसे ही उच्च न्यायालय में होती है। अब बात होती है कि जब कभी मामले का निर्णय हो जाता है उसके बाद भी आरोपी से जमानत मांगी जाती है, तो इस संबंध में कुछ समय पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में संशोधन किया गया है और धारा 437 का उसमें जोड़ी गई है, जिसमें बताया गया है कि प्रकरण के निर्णय पर जब अपराधी को दोषमुक्त किया जाता है तब वह विचारणा के दौरान जमानत पर रहा हो या नहीं रहा हो, तो अदालत धारा 437 का के तहत उससे 6 माह के लिए जमानत लेती है कि यदि वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कोई आदेश किया जाता है उसकी उपस्थिति बाबत तो वह जमानत पेश करेगा। और अब यहाँ यह भी बात है कि जमानत के दुरुपयोग, बंद पत्र क्या है, निरस्ती क्या होती है, अग्रिम जमानत क्या है या और बातें हैं, उनके लिए अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के संबंध में आपके जो भी जिज्ञासा हैं या सवाल हैं या आज की चर्चा कुछ काम की है और इसमें और क्या चीज़ें जोड़ी गई होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी बातें कर सकते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। आपको अन्य विधि विषयों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती जाएंगी और यह जानकारियाँ उपयोगी हैं, इन्हें अन्य लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।